स्टीव जॉब्स ने कहा था कि जोखिम में वो नहीं है जिसने निर्णय ले लिया है, जोखिम में वो है जिसने निर्णय लिया ही नहीं है। जो निर्णय नहीं लेता है उसके लिए संभावनाओं का दरवाजा कभी भी नहीं खोलता। एलन मस्क के संदर्भ में अगर कहा जाए तो ये कथन सबसे सटीक दिखता है। अभी आपने देखा होगा कि एलन मस्क के स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा स्टारशिप एयरक्राफ्ट का परीक्षण किया गया था। यद्यपि परीक्षण सफल नहीं रहा और स्टारशिप एयरक्राफ्ट जो दुनिया का सबसे हैवी, सबसे सुपर और सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट था, सबसे बेहतरीन स्पेस क्राफ्ट था, रॉकेट था, वो कई खंडों में बट गया। लेकिन एलन मस्क ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया कि रिस्क कैसे लिया जाता है और रिस्क लेने से कैसे नए प्रकार की संभावनाओं को प्रकट किया जाता है। इसीलिए आनंद महिंद्रा ने अपने ट्वीट में एलन मस्क के इसी एटीट्यूड की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि एलन मस्क केवल अपने टेस्ला कंपनी या स्पेस एक्स कंपनी के लिए नहीं जाने जाते, बल्कि अपने पावरफुल एटीट्यूड के लिए जाने जाते हैं, जिसमें वो रिस्क लेते हैं बहुत पावरफुल तरीके से। वास्तव में मनुष्य अगर रिस्क लेता है तो वह संभावनाओं का दरवाजा खोलता है। आज के संवाद श्रृंखला में हम लोग इसी विषय पर बात करेंगे। आपको याद करें, भारत में जब अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत हुई थी, जब विक्रम साराभाई ने पहला रॉकेट बनाया और वो रॉकेट साइकिल के कैरियर पर ले जाया गया। BSC साइकिल थी, उसके कैरियर पर ले जाया गया। मतलब उसको कैरी करने के लिए, उसको ले जाने के लिए कन्वेंस नहीं था। अंततः साइकिल पर उसको ढो करके ले जाया गया और वहाँ से हम लोगों ने रिस्क लिया और आज इसरो दुनिया की तीसरी बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी बन गई है। लोग हंसी मजाक में कहते हैं कि इसरो अब इस रो में नहीं है, उस रो में है। तो निश्चित रूप से एलन मस्क का सारा जो इंटरप्रेन्योरशिप ही है वो रिस्क पर आधारित है। अगर आप आइंस्टीन को भी पढ़ेंगे तो एक बार आइंस्टीन ने कहा था कि जो व्यक्ति रिस्क लेता है वह भविष्य के अज्ञात दरवाजे को खोल देता है और वो अज्ञात दरवाजा नई संभावनाओं और अनेक संभावनाओं का भंडार होता है। इसीलिए जितने भी लोग इस दुनिया में रिस्क लेते हैं वो सृजन के बड़े कार्यकर्ता हैं। लगता है प्रकृति और ईश्वर ने उन्हें प्रकृति के महान दरवाजों को खोलने के लिए चाबी के रूप में भेजा है। जो लोग रिस्क नहीं लेते, हमेशा विकल्प ढूंढते रहते हैं, वो ईश्वर के या कहा जाए प्रकृति के सबसे छोटे जानते हैं, उपहार हैं, अर्थात उनकी कोई बड़ी भूमिका नहीं है। वास्तव में संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। स्टारशिप एयरक्राफ्ट के बारे में थोड़ा आप सुन लें। देखिए, स्टारशिप एयरक्राफ्ट बाकी रॉकेट की तुलना में, स्पेस क्राफ्ट की तुलना में क्यों अलग था? अभी तक दुनिया में जितने भी स्पेस क्राफ्ट या रॉकेट बनाए गए हैं वो दो प्रकार के हैं। या तो सिंगल यूजेबल हैं, एक बार उपयोग में लाए जाते हैं और किसी भी मिशन को स्पेस ऑर्बिट में या किसी दूसरे ग्रह तक पहुंचा देते हैं और स्वयं नष्ट हो जाते हैं। जैसे भारत में PSLV, GSLV जैसे रॉकेट जो हैं वो सिंगल यूजेबल रॉकेट हैं, एक बार ही प्रयोग में लाए जाते हैं और मिशन को स्थापित करने के बाद स्वयं उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। दूसरे प्रकार के ऐसे रॉकेट होते हैं जो रीयूजेबल होते हैं, एक से अधिक बार प्रयोग में लाए जा सकते हैं, जो स्पेस मिशन को स्पेस ऑर्बिट में स्थापित करने के बाद या दूसरे ग्रहों पर स्थापित करने के बाद दोबारा प्रयोग में लाए जा सकते हैं। और भारत ऐसे रॉकेट के विकास के लिए प्रयास कर रहा है और उसको हम लोगों ने शुरुआती जो एक कॉमन नाम दिया था वो RLV दिया था, रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल नाम दिया था। और जो हमारा पहला उसका व्यवहारिक संस्करण है उसको हम लोगों ने गगनयान नाम दिया है, जिसमें हमारे 3 अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाएंगे और वापस लौट कर आएंगे। इसी को गगनयान मिशन कहा जाता है, जिसकी घोषणा भारत के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2018 को की थी। यद्यपि 2022 तक गगनयान मिशन छोड़ने का लक्ष्य बनाया गया था, लेकिन कोरोना और कई कारणों से वह तय समय पर लॉन्च नहीं हो पाया। लेकिन डॉक्टर VR ललथम्बिका जो महान
महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं, उनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है और भविष्य में बेहतर ढंग से सफल होगा। आपने नासा के कुछ रॉकेट के बारे में सुना होगा, कोलंबिया, अटलांटिस, डिस्कवरी, एंडेवर, चैलेंजर, ये सब रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल थे, अर्थात रॉकेट थे, स्पेसक्राफ्ट थे। लेकिन इससे भी अलग है इस स्टारशिप एयरक्राफ्ट। आप कहेंगे और क्या अलग है इसमें? ये भी तो रीयूजेबल है। हाँ, रीयूजेबल तो है, लेकिन सौर मंडल के, सोलर सिस्टम के जो 8 ग्रह जिनको मान्यता प्राप्त है, सभी ग्रहों पर जाने की क्षमता वाला रॉकेट था स्टारशिप एयरक्राफ्ट। था का मतलब जिसका टेस्ट किया गया। एलन मस्क तो अभी जल्दी ही दोबारा उसको तैयार करके दोबारा टेस्ट के लिए वो आगे बढ़ेंगे, ऐसा उनका संकल्प है, ऐसा उनकी घोषणा है। तो स्टारशिप एयरक्राफ्ट सौर मंडल के सभी ग्रहों तक जाने की क्षमता रखने वाला स्पेस क्राफ्ट है। मतलब आप स्टारशिप एयरक्राफ्ट से न केवल पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा पे जा सकते हैं, आप मंगल पे जा सकते हैं, आप बृहस्पति पे जा सकते हैं, आप शुक्र पे जा सकते हैं, आप शनि पे जा सकते हैं, आप अरुण वरुण कहीं भी जा सकते हैं। यद्यपि कई ग्रहों पर गैसीय स्थिति है, वहाँ ज़मीन है ही नहीं, लेकिन उसके जाने का मतलब उसकी ज़मीन पर ही हमेशा जाना नहीं होता। उसके ऊपर ऑर्बिट में भी इस सेटेलाइट को डिप्लॉय करने का भी एक लक्ष्य होता है, और वह भी एक बड़ा जानते प्रक्रम होता है। तो स्टारशिप एयरक्राफ्ट सौर मंडल के सभी ग्रहों पर अभियान भेजने में सक्षम क्षमता वाला रॉकेट है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, यह दुनिया का आज तक का सबसे हैवी रॉकेट है। अगर आप इसके साइज के बारे में सुनेंगे तो आपको भी बड़ा आश्चर्य होगा। 120 मीटर ऊंचा, बाप रे बाप, 120 मीटर ऊंचा तो आपने बिल्डिंग भी नहीं देखा तो होगा, लेकिन बहुत कम देखा होगा। 120 मीटर थोड़ा नहीं होता। 1 मीटर में 400 फुट मान लीजिए। 120 मीटर का मतलब 400 फुट। 400 फुट ऊंचा, कम अपार्टमेंट भी आपने देखा होगा। तो 120 मीटर ऊंचा देखने पे एकदम बड़ा भयानक सा लगता है, और बहुत ही देख करके गौरव फील होता है कि मानव ऐसी चीज बना सकता है। और 9 मीटर उसका व्यास, डायमीटर, मतलब 9 मीटर भी कम नहीं होता। 9 मीटर आप जानते हैं बहुत ज़्यादा, वो भी एक देखा जाए तो बहुत ज़्यादा दूरी होती है। इतना 9 मीटर डायमीटर वाला और 120 मीटर ऊंचा ये रॉकेट है, जिसमें माना जाता है 100 से अधिक लोग बैठ करके, एकदम समझिए बस में बैठ करके जैसे आप आते जाते हैं कहीं भी, ये ट्रेन का डिब्बा तो छोटा पड़ जाएगा। मतलब अब अभी तक अंतरिक्ष यात्रा में आपने सुना होगा कि 2 यात्री गए, 3 यात्री गए, 5 यात्री गए। अब वैसा नहीं। अब मेले में जैसे लोग गांव में जाते थे कि झुंड में कितने लोग हैं आपके साथ, 50 लोग मेरे साथ, 30 लोग मेरे साथ, 40 लोग मेरे साथ। स्टारशिप कमाल का रॉकेट है और बड़ा ही उत्साह उमंग से भर देता है, क्योंकि सोचिए 100 से अधिक अंतरिक्ष यात्रियों को एक साथ ले जाने की क्षमता रखता है। 100 से अधिक, मतलब एलन मस्क सोचता भी है तो इतना छोटा नहीं सोचता कि 25 आदमी जाएंगे, 50 नहीं, 100 से ज्यादा लोगों को ले जाने की क्षमता रखने वाला एयरक्राफ्ट। और केवल क्रूज एयरक्राफ्ट नहीं है, केवल ये अंतरिक्ष यात्रियों को ही नहीं, कार्गो ट्रांसपोर्ट करने की भी क्षमता रखता है। मतलब स्पेस ट्रांसपोर्टेशन में एक महाक्रांति इसके माध्यम से संभव होगी। अंतरिक्ष परिवहन में, अंतरिक्ष यात्रा कहना तो जानते हैं बेइज्जती जैसा लगता है कि अंतरिक्ष यात्रा क्या, अंतरिक्ष परिवहन की शुरुआत इसके माध्यम से संभव है। और अंतरिक्ष में न केवल यात्रियों का परिवहन, मानव का परिवहन, बल्कि कार्गो ट्रांसपोर्ट बड़े स्तर पर संभव है। तो सोचिए अगर ऐसा संभव होगा तो अंतरिक्ष में बस्ती बसाना। अंतरिक्ष स्टेशन तो अब जानते, बोलना भी शर्म जैसा लगता है, क्या स्टेशन जी, 2-3 बार में जाकर के स्टेशन खड़ा कर देगा। इसके अलावा अंतरिक्ष में बहुत बड़ी बस्तियों को बसाना भी इसके माध्यम से संभव होगा। जैसे चंद्रमा पर हम बस्ती की बात कर रहे हैं, या मंगल पर हम मानव बस्ती बसाने की बात कर रहे हैं, तो एलन मस्क के स्टारशिप एयरक्राफ्ट के माध्यम से हम मंगल पर भी और हम चंद्रमा पर भी मानव बस्ती बसा सकते हैं। आपने सुना होगा कि नासा के द्वारा आर्टेमिस मिशन दोबारा शुरू किया जा रहा है। आर्टेमिस मिशन अपोलो का ही एक पार्ट माना जाता है।
यूनान में अपोलो की बहन को आर्टेमिस कहा जाता है। और आर्टेमिस मिशन 2025 में भेजा जाएगा, जिसमें नेक्स्ट मैन और फर्स्ट वोमेन, अभी तक जो है चंद्रमा पर कोई महिला अंतरिक्ष यात्री नहीं पहुंच पाई है। 1969 में आपने देखा होगा नील आर्मस्ट्रांग वहां पहुंच गए थे और उनके साथ 3 लोग और 2 लोग और थे, लेकिन कोई महिला अंतरिक्ष यात्री अभी तक जो है चंद्रमा पे नहीं पहुंची है। और आर्टेमिस मिशन के माध्यम से चंद्रमा पर महिला अंतरिक्ष यात्री को भेजना है, पुरुष यात्रियों को भी भेजना है, और चंद्रमा पर होटल बनाने का प्लान है, मंगल पर बस्ती बसाने का प्लान है। अगर स्टारशिप एयरक्राफ्ट पूरा सफल नहीं होगा तो चंद्रमा पर होटल बनाने का प्लान या मंगल पर मानव बस्ती, ह्यूमन कोलोनाइजेशन, मानव बस्ती बनाने का प्लान अपने आप में सक्सेस नहीं हो पाएगा। इसलिए इस स्टारशिप एयरक्राफ्ट इन संभावनाओं के दरवाजे भी खोलता है, अर्थात चंद्रमा पर मानव बस्ती और मंगल पर मानव बस्ती, और साथ ही साथ मानव सभ्यता को अंतरिक्ष से जोड़ना, दूसरे ग्रहों से जोड़ने के लिए यह दरवाजे खोलता है। इस सामान्य एयरक्राफ्ट नहीं है। मुझे याद आता है आधुनिक आइंस्टीन कहा जाता था, जो है तो उन्होंने कहा था एक बार जो है कि कुछ दिनों के बाद पृथ्वी मानव के रहने लायक नहीं रहेगी। तो हम लोग सोचते थे कि भाई जो है ये क्यों उन्होंने बोला कि पृथ्वी मानव के रहने के लायक नहीं होगी। तो बाद में जब कोरोना आया तो पता चला कि वास्तव में पृथ्वी मानव के रहने लायक नहीं है। पहले लगा कि शहर रहने लायक नहीं है, लोग गांव भागने लगे। कोरोना की जब पहली लहर आई तो लोग गांव जाने लगे। आपने देखा होगा तमाम वीडियो, कैसे लोग गांव गए, कितने परेशानी से। लेकिन जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो पता चला कि अब गांव भी रहने लायक नहीं है। कोरोना की पहले लहर में पता चला शहर रहने लायक नहीं है, और दूसरे लहर में पता चला कि गांव रहने लायक नहीं, क्योंकि गांव में भी बहुत लोगों की डेथ हुई। अब ये पता चल गया कि पूरी पृथ्वी ही रहने लायक नहीं। तो मानव को कहीं दूसरा एक डेस्टिनेशन चाहिए, कोई दूसरी एक जगह चाहिए, और ऐसी जगह अंतरिक्ष हो सकती है। अंतरिक्ष बहुत व्यापक है। अभी लोग सोचते हैं कहाँ अंतरिक्ष रहने लायक होगा, क्या बात आप कर रहे हैं। देखिए, विज्ञान हमेशा संभावनाओं के दरवाजे खोलता है। जब हवाई जहाज नहीं था और पहली बार बनाया जा रहा था और कहा जा रहा था इससे कहीं जाना संभव होगा, आना जाना, कोई मान ही नहीं रहा था। जब बिजली का पहली बार आविष्कार हुआ कि ऐसे उजाला रहेगा, कोई मान ही नहीं रहा था। तो किसी भी आविष्कार को जब शुरू किया जाता है उसके लिए प्राथमिक प्रयास होता है, तो लोग ऐसा ही मानते हैं। अभी लग रहा है कि दूसरे ग्रहों पर कहाँ मानव बस्ती बसेगी, कहाँ मानव का अधिवास होगा, लेकिन ये सब रास्ता स्टारशिप एयरक्राफ्ट खोलेगा। इसी नाते स्टारशिप एयरक्राफ्ट को विशेष महत्व के साथ देखा जाता है। अब आप जान लीजिए स्टारशिप एयरक्राफ्ट का क्या महत्व है। अंतरिक्ष में बड़े स्तर पर परिवहन की शुरुआत, अंतरिक्ष में मानव बस्तियों को बसाने की शुरुआत, अंतरिक्ष में मानव जीवन को सहज रूप में स्थापित करने का प्रयास इसके माध्यम से संभव होगा। अंतरिक्ष में जो है माइनिंग करना संभव होगा, खनन करना संभव होगा। अंतरिक्ष में कृषि करना संभव होगा। सौरमंडल के किसी ग्रहों पर आना जाना आम होगा, और बस में जैसे यात्रा करते हैं उस तरीके से भीड़ के साथ अंतरिक्ष में आना जाना सहज होगा। इन सभी संभावनाओं के दरवाजे स्टारशिप एयरक्राफ्ट खोलता है। इसीलिए स्टारशिप विशेष महत्व का है। और इसमें रैप्टर इंजन लगे हैं। रैप्टर इंजन ऐसे इंजन होते हैं जो एक से अधिक बार प्रयोग में लाए जा सकते हैं। तो रैप्टर इंजन का भी बोलबाला जानते शुरू है स्टारशिप एयरक्राफ्ट के माध्यम से। साथ में आपसे पूछा जा सकता है स्पेस एक्स कंपनी कब बनी? 2002 में बनी। नासा की स्थापना कब हुई? 1958 में हुई। इसरो की स्थापना कब हुई? 1969 में हुई। भारत में अंतरिक्ष में निजी क्षेत्र की कंपनी कब शुरू हुई? तो स्काई रूट भारत की पहली कंपनी है अंतरिक्ष में निजी क्षेत्र की, जिसने विक्रम रॉकेट बनाया, लेकिन वो सिंगल यूजेबल रॉकेट है। और भारत में अंतरिक्ष का निजीकरण कब किया? 2020 में घोषणा की। भारत ने अंतरिक्ष के निजीकरण की घोषणा की, और इसके लिए इन स्पेस नामक एक संस्था बनाई गई है। ISPA इंडियन स्पेस एसोसिएशन 2021 में बनाया गया, 2020 में इन स्पेस बनाया गया है। और इस तरीके की बहुत सारे प्रयास जो हम लोग कर रहे हैं उनको भी आप सभी लोगों को जानने की आवश्यकता है। एग्जाम के नज़रिए से स्टारशिप एयरक्राफ्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मान के चलिए कि इससे क्वेश्चन आना एकदम तय है।
इसलिए आपको इसको पढ़ करके रखना है, समझ के रखना है और इस पर ध्यान देना। साथ में मेंस के लिए भी यह क्वेश्चन का नज़रिया छोड़ता है, क्योंकि अंतरिक्ष में अभी सामान्य गतिविधियों की शुरुआत है। स्टारशिप से अंतरिक्ष में आम गतिविधि, आम जीवन जैसे जानते हैं गतिविधियों की शुरुआत होगी। जब पहली बार कोई गांव से शहर में आया था तो जिस तरीके से कौतूहल मची थी, लेकिन जब बहुत अधिक संख्या में गांव से शहर लोग आने लगे तो उससे एक नए तरीके के जानते जीवन और सभ्यता की शुरुआत हुई। वैसे स्टारशिप नए दौर की शुरुआत करने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत नमस्कार। कल हम लोग नए विषय के साथ दोबारा मिलेंगे।